ये आजमगढ़ की ऐतिहासिक सरजमी, जिस सरजमी से आज से नहीं लगातार समाजवादियों को जिस सरजमी का आशीर्वाद रहा, चौधरी साहब जिस सरजमी से प्रभावित रहे और यहां तक कहे कि बागपत छोड़ सकता हूं, आजमगढ़ नहीं छोड़ूंगा। चौधरी साहब के साथ काम करते करते श्रद्धेय नेताजी को जो समर्थन आपने दिया, और सच मानो मेरे आजमगढ़ के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मुझे बचपन से नेताजी की जुबान से आजमगढ़ के लोगों का समर्पण पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति, स्वयं नेताजी के प्रति जो आपका समर्पण रहा, जो आपका सहयोग रहा, जो आपका साथ रहा है, मैं आजमगढ़ की राजनीति में जरूर अभी कुछ ही दिन पहले आया हूं, लेकिन मुझे एहसास है कि आजमगढ़ के लोग किस तरह से नेताजी से प्यार करते रहे। आजमगढ़ के लोगों MP बनना, MLA बनना, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा पाना कोई बड़ी चीज नहीं है। कई बार पार्टी के नाम पर बड़े बड़े लोग पा जाते हैं प्रतिष्ठा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है तो जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ो, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करो, उस क्षेत्र की जनता की जब तक दिल में न बैठ जाओ तब तक राजनीति के कोई मायने नहीं है। आजमगढ़ वासियों, ये क्षेत्र, ये चुनाव मेरे लिए कोई सांसद बनने मात्र का रास्ता या माध्यम नहीं है। आप सभी के आशीर्वाद से, मैनपुरी और बदायूं की जनता के आशीर्वाद से, नेताजी की असीम अनुकंपा के माध्यम से मुझे सांसद को 3 बार रहने का भी मौका मिल गया। मैनपुरी के लोगों ने भी सबसे कम उम्र में मुझे चुन के भेज दिया था और 14वीं लोकसभा का मैं सबसे यंग MP होने का सौभाग्य आजमगढ़ के लोगों, आप सबके सहयोग से मुझे मिला। श्रद्धेय नेताजी को जब मैनपुरी लड़ना हुआ, नेताजी ने मुझे बदायूं भेजा और 15 साल तक बदायूं की अनवरत राजनीति मैंने की। और आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि चाहे हमारा मैनपुरी क्षेत्र रहा हो, चाहे बदायूं क्षेत्र रहा हो, दोनों ही क्षेत्रों की जनता के बीच पूरा दिलों तक बैठने के बाद आज मैं आपके बीच पूरा अनुभव लेके आया हूं साथियों। आजमगढ़ के लोगों में आज आपको भरोसा दिलाता हूं, ये केवल चुनाव जीतना, राजनीति करना, सांसद बनने तक सवाल नहीं है, क्योंकि आप लोग नेताजी के दिलों में बैठे हुए लोग हो। आप लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी दिल से मानते हैं, तो मेरा प्रयास होगा, चुनाव तो आप जिता दोगे, मुझे कोई शंका नहीं है। चुनाव जीतने के बाद मेरा प्रयास होगा कि आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के दिल में जब तक स्थान नहीं बना लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। श्रद्धेय नेताजी ने जो राजनीति सिखाई है, कोई राजनीति ऐसी वैसी नहीं सिखाई है कि राजनीति केवल पद पाने का, प्रतिष्ठा पाने का माध्यम हो, ऐसी राजनीति श्रद्धेय नेताजी ने मुझे नहीं सिखाई है मेरे साथियों। नेताजी ने राजनीति वो सिखाई जिस राजनीति के माध्यम से एक जनप्रतिनिधि जब तक जनता के सुख में सुखी और दुख में दुखी न रहे तो वो सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। श्रद्धेय नेताजी ने मुझे सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पे राजनीति करना सिखाया है। और चूंकि आज ये नामांकन का अवसर है, पूरे जिले की 10 विधानसभाओं के जिम्मेदार साथी बैठे हैं, आप ही सबको जाके क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके लोगों को मनाना है, समझाना है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के बीच, अपने नेता साथियों के बीच वो सब बातें कहना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। मेरे भाई, मेरे दिल में इस बात को लेके है कि जिस क्षेत्र को श्रद्धेय नेताजी ने इतना माना हो, उस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने में किसी तरह की कोई कमी रह गई तो मैं मान लूंगा कि मेरी राजनीति में, मेरे परिवेश में कोई गलती है। मेरा प्रयास होगा मेरे आजमगढ़ के भाइयों, क्या आप सबकी इतनी दिल से सेवा कर सकूं, आपकी इतनी मेहनत से सेवा कर सकूं, आपकी इतने अपनेपन से सेवा कर सकूं, आप लोगों की जज्बातों के साथ सेवा कर सकूं,
ये मेरा ईमानदारी से प्रयास होगा मेरे आजमगढ़ के साथ। आजमगढ़ के भाइयों में कोई मामूली सरजमी नहीं है। जहां स्वर्गीय राम बच्चन जी ने समाजवादी झंडे को शुरू किया था, वहीं स्वर्गीय ईश्वर जी को इस मौके पर याद करना मैं नहीं भूलूंगा। आरणी बलराम यादव जी से लेके आरणी दुर्गा जी से लेके आरणी रमाकांत जी, आरणी आलमबदी साहब से लेके आज की जो हमारे नए नौजवानों की जो एक नई लंबी टीम बन गई है, ये जो टीम है, इस टीम के माध्यम से जो राजनीति हो रही है, मेरा प्रयास होगा कि अपने एक एक साथी को मैं आगे चल के संतुष्ट कर सकूं। मैं आज इस मौके पर मेरे पास शब्द नहीं है। आरणी कमलेश यादव जी हमारे मंच पर मौजूद है, हमारे बड़े भाई आशीर्वाद देने को। स्वर्गीय भाऊजी राम नरेश जी के बारे में हम लोग गली गली बातें, उनकी बातें करके, उनकी चीजों को याद करके, जहां पुराने लोगों के लिए हम पुराने लोगों से वोट मांग रहे हैं, वहीं स्वर्गीय चंदी जी जैसा शानदार इतिहास इस क्षेत्र का रहा हो, ऐसे शानदार क्षेत्र की में राजनीति करने का, चुनाव लड़ने का गौरव जब माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ के मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और बढ़ी हुई जिम्मेदारी से मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं अपने आजमगढ़ के एक एक साथी को, एक एक व्यक्ति को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। आजमगढ़ मेरे लिए कोई केवल चुनाव का क्षेत्र नहीं है। आजमगढ़ के लोग जो नेताजी के दिलों में बैठे, माननीय अखिलेश जी के दिलों में बैठे, स्वर्गीय राम नरेश जी, स्वर्गीय चंदी जी से लेकर स्वर्गीय राम बच्चन जी, स्वर्गीय ईश्वर जी के दिलों में जो बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों की जब तक दिल से सेवा न कर दूं, जब तक इस क्षेत्र के लोगों की बहुत ईमानदारी से सेवा न कर सकूं, आजमगढ़ के लोगों, ये मेरे लिए कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं, ये मेरे लिए उस मंदिर के तौर पे है जिस मंदिर की रात दिन पुजारी सेवा करता है, पुजारी बन के आपकी सेवा कर सकता है। जिस तरीके से पुजारी रातों दिन सेवा करता है, आजमगढ़ के लोग हमारे लिए देवतुल्य हैं। केवल इसलिए देवतुल्य नहीं है कि मैं चुनाव के मैदान में हूं, बल्कि देवतुल्य मेरे लिए इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ के लोग नेताजी के दिल में बैठे। जो नेताजी के दिल में बैठा हूं, वो कैसे मेरे लिए देवतुल्य नहीं है। इसलिए मेरे आजमगढ़ के लोग, लड़ाई तो आप जिता चुके, और लड़ाई केवल आप नहीं, लड़ाई तो पूरे प्रदेश के और देश के लोग मिलकर आरणी अखिलेश यादव जी को जिता चुके, इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन चूंकि नामांकन का समय है, नामांकन के समय पर अपने साथियों की भी जब तक दिलों की बातें नहीं होंगी, तब तक ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं आजमगढ़ के साथियों आपको बताना चाहता हूं, जहां आपकी मुझे दिल से सेवा करनी है, वही समाजवादी झंडा जो आजमगढ़ वालों ने कभी झुकने नहीं दिया, उस झंडे को और बुलंद करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ये मैं आपको बताता हूं। आजमगढ़ के लोगों कोई मामूली बात नहीं। हमें तो याद है 1993 से आज तक जब गठबंधन बनाया था श्रद्धेय नेताजी ने मान्यवर के साथ, उस समय आजमगढ़ और मऊ शायद एक ही जिला हुआ करता था। 14 की 14 सीटें सपा बसपा गठबंधन को देने का काम आजमगढ़ के लोगों ने किया। लगातार 4 बार आरणी रमाकांत जी को भी सांसद बनाया आपने। श्रद्धेय नेताजी उसके बाद सांसद रहे, आरणी अखिलेश यादव जी सांसद रहे। 12 का चुनाव हो, 10 में से 9 सीटें। 17 के चुनाव में जहां बीजेपी 350 देश में पा गई थी, वहां आजमगढ़ में से केवल 10 में से 1 सीट पाई थी। वो भी इसलिए पा गई थी कि हमारे ही समाजवादी नेता का बेटा उस क्षेत्र से चुनाव लड़ गया था, इसलिए पा गई थी। नहीं पाती बीजेपी 2017 के चुनाव में भी। और 22 के चुनाव में आपने फिर साबित कर दिया कि आजमगढ़ नेताजी की सरजमी है, नेताजी की सरजमी रहेगी मेरे साथियों। 22 का चुनाव, उपचुनाव एक्सीडेंटल जीत जरूर हुई बीजेपी की। हम भाइयों में थोड़ा मतभेद हो गया, हमारे जवानी साहब सामने आ गए, भाई ने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, थोड़े वोट से हार गए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस मंच से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने आरणी जमाली साहब को ज्वाइन कराया
और आदरणीय जमाली साहब को जिन्होंने आना कबूल किया हमारी पार्टी में, उसके बाद तो फिर कोई चुनाव ही नहीं रहेगा। जहां आजमगढ़ के मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपसे हमको जज्बाती रिश्ते चलाने हैं, वहीं मैं जानता हूं कि आजमगढ़ की सरजमी मामूली सरजमी नहीं है। देश के सामने जब कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती आई, चाहे देश की जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, चाहे इमरजेंसी की लड़ाई चल रही हो, या समाजवादियों के सामने जब कभी चुनौती आई, तो आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों को हमेशा झंडा को बुलंद करने का काम किया। तभी आजमगढ़ के लोगों ने पीठ दिखाने का काम किया। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, जहां इस क्षेत्र से चुनाव तो आदरणीय दरोगा जी को और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, वहीं आजमगढ़ के लोगों में आज आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका प्रतिनिधि बनकर जब जाऊंगा तो कोई दिल्ली में गूंगा बहरा एमपी बन के नहीं बैठने जाऊंगा, और ऐसा भी एमपी बन के नहीं जाऊंगा। कोई कितनी भी बड़ी सी बड़ी सामने चीजें खड़ी रहे, चाहे कोई तानाशाह खड़ा रहे, लेकिन आपका बेटा कभी आपका मान सम्मान गिरने नहीं देगा। पीने की लड़ाई जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने छेड़ी है, उस लड़ाई का सबसे मजबूत वकील बन के आपके बीच रहूंगा। ये आजमगढ़ के लोग आपको मुझे नहीं मालूम मेरी इस लड़ाई से मेरे साथ कौन मुझसे खुश होगा, कौन नाराज होगा, लेकिन मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं और संकल्प लेना चाहता हूं, आजमगढ़ के लोगों, आपके बीच जीवन में चाहे जितनी बड़ी चुनौतियां आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी ताकत सामने क्यों न खड़ी हो, लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे पिछड़े दलित भाइयों के, आदिवासी भाइयों और मुसलमान भाइयों के, और जो हमारे जरूरतमंद और अगड़े भाई हैं, उन भाइयों के अगर मान सम्मान स्वाभिमान की कभी कोई लड़ाई आएगी, तो आपका बेटा सबसे पहले सीना अड़ा के लड़ने का काम करेगा। ये मैं अपने आजमगढ़ के लोगों आपको यकीन दिलाना चाहता हूं साथियों। और ये बातें कोई आज में चुनाव की उम्मीदवारी के कारण आपके बीच नहीं कह रहा हूं। सदैव नेताजी के सानिध्य में रहते हुए लोकसभा में मुझे संघर्ष करने का बहुत सारा मौका मिला है, और जब कभी मौका मिला है तो मेरे आजमगढ़ के भाइयों, कम से कम आप फक्र महसूस कर सकते हो, आपका भाई कभी किसी तानाशाह से दबने का काम नहीं किया है। बताओ मेरे साथियों, कभी दबा हो? इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, देश की राजनीति में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लड़ाई छेड़ी है, कोई मामूली लड़ाई नहीं है। और आप सभी जानते हो, जब इस लड़ाई को जिस किसी ने छेड़ा, चाहे आजादी से पहले हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने छेड़ा हो, चाहे सदैव नेताजी ने छेड़ा हो, कर्पूरी ठाकुर जी ने छेड़ा हो, माननीय काशीराम जी ने छेड़ा हो, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने छेड़ा हो, जब किसी लोगों ने भी समाज के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को छेड़ने का काम किया, आवाज को बुलंद करने का काम किया है, तो निश्चित तौर पे ये सामंती लोगों ने अन्याय अत्याचार में और षड्यंत्र में कभी कमी नहीं रखी मेरे साथियों। इसलिए मैं आज इस मौके पर अपने दलित भाइयों से, पिछड़े भाइयों से अपील करूंगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना है और आपको जीतना है, और ये लड़ाई आपके हक की लड़ाई है। आज देश के अंदर चिंतन मंथन चल रहा है इस बात का कि देश में संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मैं समझता हूं जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है, उस चुनाव के वहां के जनमानस ने ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब के संविधान को जो छेड़ने की कोशिश करेगा, वो गद्दी से उतरने में समय उसको नहीं लगेगा। 2 चरणों का चुनाव साबित कर दिया है। अब बीजेपी वाले कहीं 400 पार की बातें नहीं कर रहे हैं। बताओ, 400 पार की बातें नहीं हो रही हैं। और अभी निकलने दो तीसरे चरण का चुनाव 7 तारीख को। ये 400 पार छोड़ो, ये 200 के नीचे ना आ जाए, तब आपसे बात करेंगे साथियों। क्योंकि आज देश का, प्रदेश का, समाज के जिम्मेदार लोग, गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़े लोग, पीड़ित लोग सब एक मंच पे खड़े होके आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को दिल से स्वीकार कर चुके हैं मेरे साथियों। और ये आजमगढ़ तो इस सामाजिक न्याय के आंदोलन की सबसे पहली उर्वरक सरजमी रही है। ये
तो मैं आजमगढ़ के आपके बीच में आपके बुजुर्गों नौजवान साथियों आपसे कहूंगा कि जब ये लड़ाई पूरा देश लड़ रहा हो तो आजमगढ़ के लोगों को इस लड़ाई को इतनी मजबूती से लड़ देना कि भविष्य में कभी बीजेपी का आता पता इस इलाके में न चल पाएगा। बताओ लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे साथी? मजबूती से लड़ोगे? बाबा साहब के संविधान को कभी खत्म होते देख पाओगे? नहीं देख पाएंगे। और जिस दिन संविधान खत्म हो गया, ये जो मीडिया के साथी बीजेपी को बहुत निभाते हैं, मैंने तो कई मौकों पे कहा है अभी चौथा स्तंभ बचे हो, अगर संविधान खत्म हो गया तो आपका भी स्तंभ फिर पता नहीं चलेगा। इसलिए समझ जाओ अभी भी, और बीजेपी की गलत चीजों को दिखाना और सच्चाई जनता को बताना शुरू कर दो साथी। आप सोचो हम लोगों के खिलाफ कितने षड्यंत्र, जब यही वैक्सीन का मामला आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस समय उठाया था और कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तब सोचो कितनी आलोचना लोगों ने की, विपक्ष से लेके मीडिया के लोगों ने, घंटों घंटों चैनलों पे डिबेट हो रही थी। आज बताओ चैनलों पे डिबेट करने वाले और भाजपा के लोगों, जबरदस्ती आपने वैक्सीन ठुकवा दी क्योंकि उस कंपनी से आपने चंदा ले रखा था। अब किसी से देश में छुपा नहीं साथियों। और चंदे के चक्कर में आपने ये भी चिंता नहीं की कितने परिवारों के दीपक बुझ जाएंगे। 18, 20, 22, 25 साल के नौजवान आज हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप सोचो, तब मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये बीजेपी के लोग अपने स्वार्थ में कभी भी किसी की जान भी लेने से नहीं चूकते हैं। मेरे साथियों नहीं चूक रहे। सामने उदाहरण, वैक्सीन के बारे में हाई कोर्ट में उस कंपनी ने कह दिया कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, और यही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कितनी आलोचना की थी लोगों ने। सोचो मेरे साथी, मुद्दे बहुत गंभीर हैं, देश के सामने गंभीर चुनौती है, और ये मान के चलना मेरे भाइयों, अगर बीजेपी को चुनाव में नहीं हटा दिया तो फिर देश के अंदर कौन सी व्यवस्था होगी, इस बात का अंदाज हम और आप लगा नहीं सकते हो। बड़ी बात नहीं गुलामी के रास्ते में ले जाए। हमारे आसपास के देशों के उदाहरण हैं जिन देशों में तानाशाही चल रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत दौरे करते हैं उन देशों के, और उसी तरह की व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं, और व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी वाले कह रहे थे अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों चाहिए? क्योंकि संविधान में परिवर्तन के लिए, संविधान की बुनियाद को खत्म करने के लिए 2/3 से ज्यादा बहुमत की जरूरत है। तो मेरे भाइयों, आजमगढ़ के लोगों, देश के लोगों ने जो शुरुआत कर दी है बीजेपी को हटाने की, आजमगढ़ आते आते तो बीजेपी को आप लोग एकदम पटरा कर देना इतने बड़े वोटों से। बड़े भाई आदरणीय दरोगा जी को भी जिता देना और मुझे भी अपना आशीर्वाद दे देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और जब जीत के जाएंगे हम लोग तो दिल्ली में आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे, और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को इतना मजबूत कर दो कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी दिल्ली की तरफ चले तो दिल्ली पे फिर उन्हीं की धमक दिखाई दे, किसी दूसरे की धमक न दिखाई। बताओ साथियों, करोगे इतना मजबूत कि नहीं करोगे? आदरणीय अखिलेश जी को करोगे मजबूत कि नहीं करोगे? इतना मजबूत कर दो कि माननीय अखिलेश जी की कलम में, उनके हाथों में इतनी ताकत आ जाए कि हमारे गरीब किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करा दें। इतनी ताकत है। ये 16 लाख करोड़ जो धन्ना सेठों का माफ हुआ है, अगर इसका 1/10% भी 1/10 अगर केवल माफ हो जाए तो हमारा किसान एक भी कर्जदार देश में नहीं बचेगा साथियों। यही बीजेपी वाले भाषण दिए थे कि किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। सोचो, दिल्ली और आसपास करीब 700 किसानों की जानें चली गई, लेकिन आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून देश की सरकार ने नहीं बनाया। मेरे भाई सोचो कैसी सरकार है। भाषण देते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल। मीडिया के लोगों, आप सवाल नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो आपके बड़े लोग आपकी नौकरी में खतरे में डाल देंगे।
क्योंकि हमें एहसास है एक एक ग्रुप का 5-5 हजार करोड़ माफ किया है मोदी जी ने। एक एक मीडिया ग्रुप का 5-5 हजार करोड़ माफ किया है साथी। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग बहुत लंबी भाषण देते हैं और गरीब भाइयों को कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। अनाज तो पुरानी मनमोहन सिंह जी की सरकार भी दे रही थी, क्या नहीं दे रही थी? लेकिन सोचो हमने दूसरी बात कही, हालांकि मीडिया के लोग नहीं कहेंगे। कार्यकर्ता साथियों, अगर आप लोगों ने जनता के बीच एक बात कही कि मोदी जी ने 14 में वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल, अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया होता तो एक रोजगार पाने वाला व्यक्ति अपने परिवार के 4 लोगों का भरण पोषण कर लेता कि नहीं कर लेता, बता दो। तो आपको 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार की मेहनत की दम पर खाना पीना खा रहे होते, किसी की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती। बताओ पड़ती? फिर 20 करोड़ रोजगार मिले थे तो बताओ राशन की जरूरत थी फिर किसी परिवार को? लेकिन रोजगार नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दिए, तब राशन के नाम पे वोट मांग रहे हो। लेकिन आपको अंदाज नहीं है, ये गरीब लोग जब इनकी हाल होगे तो बीजेपी के लोगों फिर आपका भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि हमारे नौजवानों को मामूली बात है कि अकेले यूपी में, देश की बात छोड़ दो, 60-60 लाख नौजवान एक एक भर्ती में बैठ रहे हैं और 60 लाख नौजवानों की भर्ती के बाद भी पेपर लीक, परीक्षा रद्द। जब से बाबा जी सरकार बनाए हैं 13 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, 13 बार पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन एक बार भी किसी पेपर लीक करने वाले के ऊपर आज तक किसी ने सुना हो कि बुलडोजर चला है तो कोई बता दे। नहीं बुलडोजर चला है क्या? इसलिए मेरे साथियों, आने वाले समय में पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने वादा कर दिया है कि 30 दिसंबर तक, यानी चुनाव खत्म होने के 6 महीने के भीतर 30 लाख जो सरकारी पद खाली हैं केंद्र की सरकारों में, वो 6 महीने के अंदर भरने का काम हमारा इंडिया और समाजवादी पार्टी करेगी। साथियों तो बताओ, इस बार मदद करोगे साथियों मजबूती से कि नहीं करोगे? एक बात केवल आप लोग तय कर लेना, ये बीजेपी के लोग बड़ी घमंड भरी भाषा बोलते हैं कि 22 में 8,000 से हरा दिया था उपचुनाव में। हालांकि उससे 10 गुना अकेले हमारे जवानी साहब ने कवर कर दिया। अब उससे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ता साथियों आपकी है। बताओ करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे मेरे साथियों? इतनी ऐतिहासिक जीत दिला दो कि बीजेपी के लोग फिर दोबारा आजमगढ़ में कभी खड़े होने के बारे में न सोच पाए। अब एक काम मेरे भाइयों कर लेना, सब जिले के जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी। कल हमारे छात्र नेताओं की बैठक भी इसी पंडाल में थी और मैंने कहा है कि हर छात्र नेता अपनी जिम्मेदारी जहां तक समझे, 1 बूथ, 2 बूथ, 10 बूथ, 5 बूथ, 20 बूथ, जिम्मेदारी कार्यालय से लिखित तौर पे लो और लिखित तौर पर जिम्मेदारी को पूरा कर दो। और जहां की जिम्मेदारी लो उसके बाहर मेरे भाइयों कहीं बाहर घूमते दिखाई नहीं दोगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको जीतने से बड़ी। मेरे कार्यकर्ता साथी इतना ही अपील करूंगा, इतना मान जाओ मेरी बात, केवल 25 दिन का चुनाव बचा है। हम लोग खूब साथ घूम लिए, खूब उत्साह बढ़ा लिए, खूब इधर उधर भी घूम लिए। अब 25 दिन केवल जो जितने बूथों की जिम्मेदारी ले उस बूथ से बाहर नहीं निकलोगे तो आरणी दरोगा जी भी लाखों से जीतेंगे, हम भी आपके आशीर्वाद से लाखों तक पहुंच जाएंगे।